All right. So next topic is topic 5.10 Great Nicobar Mega Development Project. One of the important development with regards to the environment and ecology part. Because डेवलपमेंट के नाम पर ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल रिपोकशंस हो सकते हैं, ठीक है। और बार बार ये न्यूज में भी बहुत वाइडली कवर किया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा निकोबार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार जो है एक साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, और वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन द इंडियन ओशन रीजन। सो ये एक्सटेंड करता है नॉर्थ ऑफ कैम्पबेल बे टू द इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दिस इज ऑक्यूपाइड बाय द शॉम्पेन एंड निकोबारीज ट्राइब, ठीक है। ये दो ट्राइबल्स जो हैं यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो गैल्थिया बे नेशनल पार्क और कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं जो इसके अंदर लाए करते हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पे है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे वेजिटेशन अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल टाइप का एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी डिटेल होगी ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। एक बार मैप के थ्रू भी इस चीज को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अंडमान, ये जो अंडमान आइलैंड का जो चेन है, ठीक है, आर्कीपेलागो, उसको हम देख लेते हैं। सो नॉर्थ अंडमान, इसके ऊपर एक चैनल है, कोको चैनल, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है अंडमान को फ्रॉम द म्यांमार रीजन, ठीक है। म्यांमार का जो एरिया है उससे सेपरेट करता है। नेक्स्ट, डंकन पैसेज है, ये हमारा जो साउथ अंडमान है उसको सेपरेट करता है लिटिल अंडमान से। फिर आता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है, ठीक है। यहां से निकोबार वाला जो चेन है वो चालू हो जाता है। फिर सोम्ब्रेरो चैनल, ठीक है, ये डिवाइड करता है कार निकोबार को, या जो उसके छोटे छोटे आइलैंड चेन है उसको ग्रेट निकोबार से, ठीक है। सो ये ग्रेट निकोबार पे ही यहाँ पे आपको सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये है ब्रॉडली हमारा जो अंडमान निकोबार का आइलैंड चेन है। और जिस आइलैंड की अभी बात हो रही है जहां पे डेवलपमेंट होने वाला है, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, ज्योग्राफिकली क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख ही लिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इस ग्रेट निकोबार में, गैल्थिया और कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है। साथ ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी पार्ट बनता है, ठीक है। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बेसिकली एक क्लियरेंस दिया है जिसके थ्रू यहाँ पे कुछ एरिया, अभी जो फॉरेस्टेड एरिया था वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा फॉर बिल्डिंग सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसका लागत जो है 72,000 करोड़ बताया जा रहा है जिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो आप स्केल समझ सकते हो कि किस लेवल का डेवलपमेंट होगा। अब इस एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो दिया गया है ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आप फॉरेस्ट लैंड जो है उसको एक्वायर कर रहे हो, उसको डाइवर्ट कर रहे हो, तो इसलिए इस चीज को डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो नीति आयोग ने यहाँ पे एक मल्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पूरा प्लान तैयार किया था, ठीक है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो ये इस पूरे को इम्प्लीमेंट करेगा, पूरे प्रोजेक्ट को। अब इस मेगा प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें बनेंगी। अब क्या क्या बनेंगी वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। पहला, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो कार्गो मूवमेंट होता है, ठीक है, अक्रॉस द ओशन या अक्रॉस द सीज, उसके लिए कंटेनर टर्मिनल बनेगा। एक फिर बनेगा यहाँ पे मिलिट्री और सिविल ड्यूअल यूज एयरपोर्ट, यानी जिसको हमारी एयरफोर्स भी यूज कर पाएगी या नेवी के एयरक्राफ्ट जो है वो भी यूज कर पाएंगे, और सिविल पर्पस के लिए भी यूज होगा। फिर सोलर पावर प्लांट बनेगा और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी जहां पे टूरिस्ट वगैरह जो है आके रह सकते हैं, और जो भी वहां का जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी वहां पे रह सकता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है। अब पहला स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा इंडियन ओशन में एक ऐसे रीजन पे ये लाई करता है जहां पे ये जो मलक्का स्टेट है उसके लिए भी एक तरह के चोक पॉइंट की तरह काम करेगा, और मलक्का वाला जो रीजन है वो एक तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, वो कनेक्ट करता है ईस्ट और वेस्ट जो
वर्ल्ड है उसको एक तरीके से, एंड वहां से लार्ज अमाउंट में फ्रेट मूवमेंट होता है या कार्गो मूवमेंट होता है। इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको ये गार्ड कर सकता है। और इसके थ्रू जो पायरेसी अगर कोई हो रही है या सिक्योरिटी अगर हमें करनी है तो वो सब हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो गया। फिर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो देखो ये एक नेचुरल बेस की तरह काम करेगा, जिसके थ्रू इंडिया जो है मेजर चैलेंजेस जो वो फेस करता है इंडियन ओशन रीजन में, जैसे कि पायरेसी, स्मगलिंग, या रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं चाइना का जो इंट्रूजन हो रहा है, तो इन सबको चेक कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है प्लस इंडिया का जो विजन है फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से कि हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, वो इंडिया का बैकयार्ड बना रहे या इंडिया का ओशन बना रहे, वो तभी बना रह सकता है जब इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखेगा इंडियन ओशन में। तो उसको भी हम इस ग्रेट निकोबार अगर बनता है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसके थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट, ट्रेड हब बनेगा, क्योंकि हमने बात की है यहाँ पे एक मेजर कार्गो ट्रांसशिपमेंट सेंटर बनेगा। जैसे कि आप जानते हो छोटी छोटी कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर है, तो सिंगापुर का काम ही सिर्फ इस दम पे चल रहा था कि वो जो शिपमेंट्स आते थे उनके लिए एक जैसे टर्मिनल की तरह काम करता था कि वहां से कार्गोज जो है वो दूसरे शिप्स में डाल के भेजे जाते थे। वैसे ही ये जो ग्रेट निकोबार है ये वर्क कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारा रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द टूरिज्म एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, पैसा आएगा, टूरिज्म आएगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब कंसर्न्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें कम से कम अभी प्रपोज जो है वो 8.5 लाख जो ट्रीज है उनको काटा जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी प्रपोज है, जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो शायद ये नंबर इससे भी हायर होगा। नेक्स्ट, ट्राइबल्स है, तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि निकोबारीज और शॉम्पेन जो ट्राइब्स है, इंडिजिनियस ट्राइब यहाँ की, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर इसको फॉरेस्ट को काटा जाता है तो कहीं ना कहीं उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो कल्चर है, वो भी एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोरल रीफ्स मैंग्रोव है, तो यहाँ पे अभी ये जो काटा जाएगा या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको उजाड़ा जाएगा, साथ ही साथ जो कोरल रीफ्स है, जो कि एक तरीके से कोरल रीफ्स को जैसे कि आप जानते हो रेन फॉरेस्ट बोला जाता है ऑफ द ओशन, तो इतनी लार्ज स्केल पे बायोडाइवर्सिटी जो है इम्पैक्ट होगी इससे। नेक्स्ट, थ्रेट टू फौना, तो यहाँ पे लेदर बैक सी टर्टल, ये काफी बार न्यूज में रहा है। ठीक है, सिंस अभी वापस आया तो थोड़ा सा अपने को देखना होता है, तो कोई बताएगा लेदर बैक सी टर्टल का IUCN स्टेटस क्या है? एनीवन? वल्नरेबल। एग्जैक्टली, बहुत सही, वल्नरेबल है। निकोबार मेगापोड है, ये एक पक्षी होता है। ठीक है, निकोबार मकाओ मंकी एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये कुछ रेयर फौनाज हैं जो कि मैसिवली इंपैक्ट हो सकते हैं इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। सो ये था इसके बारे में। आगे जाने से पहले हमने शुरू में एक बात की थी कि यहाँ पे फॉरेस्ट जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करना पड़ता है। तो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन नाम से आपको पता लग रहा है कि वी आर कंपनसेटिंग बाय डूइंग एफोरेस्टेशन एक्टिविटी। तो ये एक्चुअली लीगली मैंडेटेड है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसमें ये चीज बोला गया है कि अगर आप कोई फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हो नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो उसके बदले में आपको फंड प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्टेट डिपार्टमेंट को, ताकि वो किसी और नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है वहां पे एफोरेस्टेशन करे इक्वल साइज का, और इंप्रूव करे कोई डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को डबल द साइज ऑफ डाइवर्टेड लैंड। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन दिए थे ऑलरेडी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, लेकिन इस चीज को और बेहतर तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि पैसा कहाँ जाएगा, कैसे वो पैसा जो है स्टेट को मिलेगा, उसमें सेंटर का क्या शेयर होगा, ये सब चीजें बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट लॉन्च किया था। तो इसके थ्रू एक अथॉरिटी बनाई गई थी, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, शॉर्टली नोन एज कैंपा। तो ये कैंपा जो है बेसिकली मॉनिटर करता है, असिस्ट करता है, इवेल्युएट करता है जो भी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्टिविटी किसी भी स्टेट में चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल रहती है जो कि मॉनिटर करती है कि स्टेट पे जो कैंपा अथॉरिटीज है वो क्या कर रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैंपा फंड क्या है और किस लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं
जो भी अभी कंसर्न्स हमने देखे उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे कोरल रीफ के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि गल्फ ऑफ मन्नार जो रीजन है वहां से कोरल्स को उठा के गल्फ ऑफ कच्छ में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, कि अगर हम कोई डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई कोरल रीफ हार्म होती है तो क्या हम उसे रीलोकेट कर सकते हैं, तो ये चीज करा था। लेदरबैक टर्टल के लिए कंजर्वेशन प्लान बनाया है। ग्रीन कवर जो अभी प्रोजेक्ट साइट है वो एक्चुअली इट इज प्रपोज्ड आउटसाइड द इको सेंसिटिव जोन ऑफ कैम्बेल एंड गैल्थिया नेशनल पार्क, जो कि अभी हमने बात किया कि ग्रेट निकोबार रीजन में ये दो जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है। So this was all with regards to the Great Nicobar Development Project. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है तो you can surely do now. Leatherback sea turtle as a world largest marine turtle, true or false? True. हाँ ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2022। ये अभी रिसेंटली पब्लिश की गई थी। तो द रिपोर्ट असेसेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स होल्डिंग डिफॉरेस्टेशन एंड रेस्टोरिंग 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। और ये टारगेट किसका है? टू रिस्टोर 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड। तो एक तो बोन चैलेंज का है और दूसरा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट का है। तो जो ये रिपोर्ट असेसमेंट है ये इनिशिएटिव है, एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव है और इसमें सिविल सोसाइटी भी पार्ट लेती है। इनका अपना कोई सेट टारगेट नहीं होता है, लेकिन जो डिफरेंट इंटरनेशनल मैनिफेस्टोज हैं डिफॉरेस्टेशन या फिर रेस्टोरेशन ऑफ लैंड को लेके, तो उनके टारगेट को ही ये असेस करती है। ठीक है, इसमें से न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट जो 2014 का था वो है। दूसरा ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, तीसरा बॉन चैलेंज। तो ये कुछ हैं जिनके रिपोर्ट जिनके सेट टारगेट को असेस कर रही है। की फाइंडिंग्स क्या है? तो पहला है डिफॉरेस्टेशन रेट्स डिक्लाइन बाय 6.3%। तो ये कह रहा है जितना डिफॉरेस्टेशन रेट्स है वो हमारा डिक्लाइन हो रहा है 6.3% के रेट से, लेकिन हमें टारगेट करना है 10% से। दूसरा है कमोडिटी ड्रिवन ट्री कवर लॉस डिक्लाइन बाय 6%, जो टारगेट है 20%, जो कि बहुत ही कम है। तो कमोडिटी ड्रिवन ट्री कवर लॉस क्या है? तो जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट के लैंड यूज पैटर्न को हम डाइवर्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग या माइनिंग के लिए जितने अलग अलग चीजें कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करके, तो इनका लैंड डिग्रेडेशन रुकना है। मिटिगेशन फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एवरेजेस, तो ये 2.3 बिलियन पर ईयर है। तो हम मिटिगेशन फाइनेंस में जो इन्वेस्टमेंट है अपना 2.3 बिलियन पर ईयर है, टारगेट अपना है 460 बिलियन। फिर चौथी फाइंडिंग है कि गवर्नेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड इज नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ। और जितने भी लीगल या पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है वो भी इतनी स्ट्रांगली नहीं की जा रही है। तो अपना टारगेट है कि वो भी स्ट्रांग करना है फ्रेमवर्क सारे। इन सारे फाइंडिंग्स से ये पता चलता है कि नॉट अ सिंगल ग्लोबल इंडिकेटर इज ऑन ट्रैक टू रिवर्स डिफॉरेस्टेशन बाय 2030, जो अपना टारगेट है। रिपोर्ट के 4 थीम्स हैं, 4 थीम्स में इसको बांटा गया है, जिसमें पहला है ओवरआर्चिंग फॉरेस्ट गोल्स, दैट इज एंडिंग द लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट बाय 2030। इसका मतलब क्या है? तो नेचुरल फॉरेस्ट है उनका लॉस हमें रोकना है। रिकवरी एंड रिस्टोरेशन की बात जो है वो बाद में आती है, लेकिन जो नेचुरल प्राइमरी फॉरेस्ट है हमको उनको रोकना है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी फॉरेस्ट के लॉस से जो इकोसिस्टम सर्विस या बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टोरेज लॉस है, ये सारे लॉसेस कहीं ज्यादा हैं, जो हम चाहे अफॉरेस्टेशन करके रिकवर भी कर ले या फिर लैंड रिस्टोर भी कर ले, लेकिन ये इन लॉसेस को रिकवरी नहीं कर पाएंगे हम। फाइंडिंग्स में हमने ऊपर देखा कि जो रिडक्शन रेट है वो 6.3% है, टारगेटेड अपना 10 है जो रिकमेंडेशन में दिया गया है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो जो लैंड यूज चेंज से होता है, वो लैंड यूज चेंज 10 से 12% कंट्रीब्यूट करती है। इसमें रिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन भी आता है। रिकमेंडेशन में 10% वाला टारगेट, फिर
इसके अलावा हाईएस्ट प्रायोरिटी एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेफगार्डिंग प्राइमरी फॉरेस्ट फ्रॉम लॉसेस, जो रीजन बताया कि इरिकवरेबल होता है जो भी लॉसेस हैं। दूसरा है सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट से क्या मतलब है? तो फॉरेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उनके जो भी डिमांड्स है फूड सिक्योरिटी रिलेटेड या दूसरे चैलेंजेस हैं, इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए जो भी लैंड यूज कर रहे हैं या फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो फाइंडिंग्स में ये है कि वी आर नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द प्राइवेट सेक्टर गोल टू एलिमिनेट डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सप्लाई चेन बाय 2025। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ही लिमिटेड है और इसमें हमें पता नहीं चलता है कि कैसे हम फॉरेस्ट गोल्स को अपनी डिसीजन मेकिंग में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिकमेंडेशन में वही फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, पेमेंट फॉर इन्वायरमेंटल सर्विस स्कीम्स या एक्सटेंशन सर्विस फॉर फार्मर्स, एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी चीजों को बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, These should be required to be conducted early in mining life cycle। जो हमने इंडिया में भी देखा, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का टाइम है वो टाइम फ्रेम कम कर दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कैसे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए सीरियस नहीं है। फॉरेस्ट गवर्नेंस में ये लीगल पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इनको स्ट्रेंथन करना है। गवर्नेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड इज नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कर्ब डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। तो इंक्लूसिव अप्रोचेस अभी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट। रिपोर्ट में ये भी कह रहा है कि लॉ एनफोर्समेंट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन फ्यू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज लाइक गेबोन या इक्वाडोर, जिसमें गेबोन में इलीगल लॉगिंग को लेके गेबोन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हैं, जिनकी वजह से इनका डिफॉरेस्टेशन रिडक्शन रेट है वो 28% है, जो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। इक्वाडोर में कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रखा है कि देयर इज राइट्स ऑफ नेचर। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है तो उसके थ्रू ये एनवायरनमेंट को या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। फाइंडिंग्स में ये भी बोला गया है कि ट्रॉपिकल एशिया इज द ओनली रीजन विच इज ऑन ट्रैक टू होल्ड डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। रिकमेंडेशन में लीगल फ्रेमवर्क ये हमने देखा, पार्टिसिपेशन इंक्लूसिव बनाना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबको इंक्लूड करना है डिसीजन मेकिंग में, और लैंड यूज प्लानिंग है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। फोर्थ है फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट। इसमें अचीविंग इंटरनेशनल फॉरेस्ट गोल्स रिक्वायर सब्सटैंशियल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हमने देखा अपना जो इन्वेस्टमेंट है मिटिगेशन प्लानिंग के लिए वो 2.3 बिलियन पर ईयर है, जो कि जो टोटल टारगेट है 460 बिलियन उसका लेस देन 1% है। Contribution of carbon market finance is still minor compared to other green finance resources। हम कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बातें तो बहुत करते हैं, इनिशिएटिव बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से ले रखे हैं, प्लेजेस हमने टारगेट किए हुए हैं, लेकिन कार्बन फाइनेंसिंग को जितना ध्यान देना चाहिए हमारा स्टेप उस तरफ बहुत ही कम है। इससे पता चलता है दैट ग्लोबल कम्युनिटी इज नॉट सीरियस इनफ टू टेक स्ट्रिंजेंट मेजर्स रिलेटेड टू कार्बन क्राइसिस। रिकमेंडेशन में हमें फॉरेस्ट रिस्क और उसके जो इम्पैक्ट है उनको पब्लिक बजटिंग में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट रिस्क और इम्पैक्ट्स के का मॉनेटरी वैल्यूएशन हो सके और उसके लिए मॉनेटरी एलोकेशन भी किया जा सके। और जितने इनिशिएटिव चल रहे हैं कुछ को वॉलंटरी से मैंडेटरी बनाओ, ताकि एक इफेक्टिव साइन मिले या फिर इफेक्टिव वर्क देखने को मिले। नेक्स्ट है डेवलप्ड कंट्रीज शुड फुलफिल देयर टारगेट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग।
तो जैसे हमने CBDR में देखा कि वो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको हमने अब, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने जितना फंडिंग उन्हें देना था डेवलपिंग कंट्रीज को, वो उन्होंने मना कर दिया या फिर वॉलेंटरी नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उसमें रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी का क्लॉज भी लगा दिया। तो ये एक तरह से लूजनिंग अप है, तो इन सबको टाइटन करना है। फिर नेक्स्ट है अदर रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट। ये UNEP का है, तो इसमें इंक्रीजिंग इंसेंटिव्स, फॉरेस्ट कार्बन फ्लोर प्राइसिंग है जो उसको $30 से $50 करना है, ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले और कुछ फॉरेस्टेशन या फिर रेस्टोरेशन की तरफ कुछ वर्क करे, ताकि उन्हें कुछ मॉनेटरी गेन हो। एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, तो रेड प्लस का जो है अपना UNFCCC का जो रेड प्लस है, उसमें उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन को हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा। फिर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, जिसमें गवर्नमेंट जब पॉलिसी मेकिंग कर रही है तो उनका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ पब्लिक ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट दोनों ही को पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की टाइम इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। और जितने भी लूप होल्स हैं या फिर वायलेशंस हो रहे हैं रूल्स के, उनमें उनके लिए अच्छे सेफगार्ड्स मेंटेन किए जा सके और वायलेशन के लिए कुछ पीनल प्रोविजंस भी हो सकें। नेक्स्ट है इंश्योरिंग इक्विटी, तो इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और बेनिफिट शेयरिंग भी इक्वल होनी चाहिए इन इंडिजिनस पीपल, लोकल कम्युनिटीज और विमेन। और ये सारे जो है इंडिजिनस पीपल, लोकल कम्युनिटीज, विमेन, ये ना ही सिर्फ बेनिफिशियरीज की तरह काम करे, लेकिन ये पार्टनर्स हो इन ऑल द फॉरेस्ट एक्शंस। किसी को कुछ ऐड करना है? Cool है। I think yesterday we saw ना कि डेवलप्ड कंट्रीज का जो टारगेट था that was मतलब $100 billion so yeah for climate financing, जो अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। उसमें से 17 to 19 I think $17 billion are yet to be distributed or something like that. करेक्ट। UNEP का गैप रिपोर्ट जो हमने देखा था, एमिशन गैप रिपोर्ट, उसमें बेसिकली ये फाइंडिंग था। तो सही बोला। और इसके अलावा अगर फाइनेंस मतलब मिटिगेटिंग फाइनेंस फंड के बारे में बात करते हैं, तो एक लीफ भी है, उसका मेंशन किया जा सकता है इन आंसर राइटिंग ऑल्सो। और अपना नेशनल तो कंपा, जैसे सर ने बताया था, वो लिखा ही जा सकता है। इसके अलावा Yes sir. Cool. So the topic is urban agriculture. So recently okay, so in cities में we have adopted urban agriculture. So before looking into urban agriculture, let's see types of urban agriculture. So there is a vertical farming. 2020 में vertical farming के बारे में क्वेश्चन भी आया था, तो एक बार चेक कर लेना। We have forest gardening, then there is a rooftop garden, we have green walls. So ये green walls में we intentionally cover it by this fruits and vegetables. Then urban beekeeping is also there. In some parts we can also find greenhouses. ये aquaponics हमें पता होना चाहिए. Then we also observe animal husbandry. Then backyard gardens तो हमें पता ही है. Street landscaping एक phrase हम use कर सकते हैं. So it's nothing difficult to understand over there. So let's see. So urban agriculture is actually urban, or it's practiced in urban and peri-urban areas. So peri-urban areas जो है वो, that is the areas which are transitioning from rural land use such as agriculture, livestock production, to urban ones such as built environment, manufacturing and services. These are located between outer limits of urban and regional centers and the rural environment. Urban agriculture practices, they are mainly focused on having food and non-food products. So
And they also include activities like rearing of livestock, aquaculture, beekeeping, and commercial scale floriculture. In recent years, it has been observed that nearly 5% to 10% of legumes, vegetables, and tubers, and around 15 to 20% of all foods are produced in urban and peri-urban areas. According to FAO, this is a normal statement, but FAO says that for this food security and nutrition, urban and peri-urban area can contribute. Then let's see significance of urban agriculture. So it is estimated that 222 million urban residents could be served by cultivation of about 5% of all urban areas in India. So that's a huge ROI. Then it also builds a resilience in cities' food supply. Generally, we see that in cities have this new thing that they want a organic and fresh organic produce. So this can be a option to solve that problem. So there was a report on state of food security in urban India by MS Swaminathan Research Foundation, which found that urban agriculture can provide fresh produce to city dwellers by reducing time and distance from farm to fork. So this is a phrase that we can use, and build a resilient food supply chain. It also helps in environmental management. So urban agriculture can combat urban heat island problem. It reduces carbon emission in urban areas. It can also cut down fossil fuel consumption in transportation, packaging, and selling the food. Then there is a waste management. So organic waste can be composted and used in the food production. So total quantum of waste can be reduced. So कल हमने e-waste का देखा था, तब हमने waste management के बारे में भी discuss किया था. Now, again, it can produce employment to people, and efficient and productive use of unused and underutilized land can be there. This is a value addition that not that important, but हमें पता होना चाहिए. This Maverte, which is a French word, so इसका meaning है green thumb program from Paris. So यहाँ पे ऐसा होता है कि recently Paris government में जो gardens है on vacant urban lots, उनको legal status provide कर दिया. So as long as government doesn't want it for development program, or there is no developmental activity, you can practice your urban agriculture there, urban agricultural activities in that. Now let's see what are the challenges. So first is limited and exclusive practice. So जो भी दिल्ली में रहते हैं या फिर जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको पता होगा कितने हाई रेंट्स है. There is also limited accessibility of land, high input cost for farming on private land. Then there is high water demand. मतलब मेट्रो सिटीज में खुद कोई पानी नहीं मिलता तो फार्म में कैसे यूज करेंगे. तो जनरली ऐसा there is a concern that the potable municipal water supply would be used in urban farming, and it will cause water shortage for the city people. Then wide unrecognized nature of urban agriculture. So there is an example, for a long time यमुना के flood plain पे हम farming करते थे, तो it was regarded as a nuisance, and for a large time it was remained unrecognized. Then other problems, it is prone to sun and radiant heat problems. Again, whatever fertilizers we are going to use in urban agriculture, so there will be a presence of heavy metals and toxic chemicals. So it will pollute the water and soil and air. Then ये भी problem है कि जो भी food हम produce करेंगे, that might be stolen or destroyed by people or street dogs. So what are the measures that can be taken? So yes, we can also use these headings for when we are writing way forward point or a measures taken point. So in legal measures, we can incorporate urban agriculture in city plans. So by that, we have to identify the areas where farming can be practiced. We have to increase tax on vacant plots and houses and apartments to optimize the land use in cities. We can provide the tax incentives for housing societies to undertake these urban agricultural activities. जो landless women है उनको they can obtain credit and access to the land for farming activities.
Urban agriculture can be integrated as a part of poverty elevation programs in urban areas. Now, institutional measures में क्या ले सकते हैं हम? We have to lease land along the railway lines, power lines, and premises of the government buildings for farming. Then set up procedures for connecting landowners to the potential farmers. So there has to be a platform through which they can connect. Then introduce the concepts like share your backyard and rent a field. We have to make available treated water from sewage treatment plants for farming. Policies में we have policies like राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. So इसके through we have to integrate, we have to encourage more and more public-private partnership. We have to increase the cultivation of exotic fruits. So exotic fruits are largely in demand in metro cities. So उसका cultivation अगर हम वहाँ पे ही करेंगे तो अच्छा हो रहेगा. Then setting up protected farms and precision farming, including the vertical farms. Establish a favorable climate for setting up the agribusiness companies. Technology-wise, we can decentralize the sewage treatment plants wherever possible. So basically, whatever is the treated plants, so उसका access वो farming को मिलना चाहिए, some part at least. Then जैसे हमारे पास KVKs होते हैं, तो even technicians in urban areas, they can kind of guide the urban farmers. Now, so basically this can be through water testing laboratories, soil testing laboratories, etc. And we can provide training for farming and related activities. So these are the way forward points, measures which can be taken in the urban agriculture. So यहाँ पे did you know वाले part में देख लेते हैं. 55% of the world's population resides in urban areas. 800 million people worldwide are involved in UPA, that in 1996. 79% of all food produced is destined for consumption in cities, and 266 million urban households are involved in crop production in developing countries. So ये data हम use कर सकते हैं. कोई भी अगर एडिशन करना हो तो आई थिंक अगर किसी को कुछ ऐड नहीं करना तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, विच इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. तो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक पोर्टल ऑन दिस नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, जिससे कि जो बेनिफिट्स है उसको शेयर किया जा सके फार्मिंग कम्युनिटी के साथ. ठीक है. सो नेचुरल फार्मिंग आप जैसे कि जानते हो, इट्स अ वे ऑफ फार्मिंग वेयर यू आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल केमिकल्स. ठीक है. जो आर्टिफिशियल केमिकल्स है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और नेचर फ्रेंडली वे में आप अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो दैट इज नेचुरल फार्मिंग. सो अभी ये जो पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, सो दिस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है. एग्री मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है और इसके तो जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, उसको डिसेमिनेट किया जाएगा. और जो भी मिशंस प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट को के इस डायरेक्शन में, उसके बारे में भी फार्मर्स को बताया जाएगा. तो करंटली अगर हम शेयर वाइज देखें कि इंडिया में कौन सा स्टेट कितना प्रोड्यूस कर रहा है या कितना शेयर है नेचुरल फार्मिंग में, तो ये आप पाई चार्ट के थ्रू समझ सकते हो. गुजरात स्टैंड्स एट द नंबर 1. यहाँ पे 31% जो फार्मिंग हो रही है, 31.5% वो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू हो रही है. नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में इट इज 28.8%, सेकेंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे केरला है, एंड देन फोर्थ पे महाराष्ट्र है. ठीक है. तो ये कुछ ऑनरेबल मेंशंस है, बाकी तो उनको रीड करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रख लेना. यू शुड नो टॉप 3 तो कौन है एटलीस्ट. सो गुजरात, आंध्रा एंड केरला आर द टॉप 3. अब ये जो मिशन है नेचुरल फार्मिंग का, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. सो इंडिया के अंदर नेचुरल फार्मिंग जो है अभी हम प्रमोट कर रहे हैं थ्रू द भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, BPKP. ये प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग प्रमोट कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग को, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे. नेक्स्ट, ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो स्कीम चल रही थी उसके अंडर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. तो थोड़ी क्रोनोलॉजी को दिमाग में रखना. परंपरागत कृषि विकास योजना इज स्कीम एंड उसके अंडर प्रोग्राम चल रहा है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम. ठीक है. सो याद रखना, एक स्कीम है,
और एक उसके अंडर प्रोग्राम है। सो ये जो स्कीम भी है, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इट फर्दर फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्रोनोलॉजी इन तीनों के बारे में। नेक्स्ट, अभी ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम है, इसको स्केल अप किया गया है ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑल अक्रॉस द कंट्री किया जा सके। स्कीम के अंदर जो पैसा है वो याद रखने की जरूरत नहीं, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट पीरियड याद रखना, पीरियड इसका 6 years का है। तो 1920 वाला जो ईयर है उसमें चालू कर दिया गया था और 24-25 वाले ईयर तक ये चलेगा, ठीक है। इसके अंदर डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम रहेगा, मतलब लोकल लेवल पे क्या डिमांड है लोगों की या उस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से जो भी टारगेट्स हैं या जो भी एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। एंड स्टेट शैल प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान विद ईयर वाइज टारगेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिमांड ड्रिवन है और स्टेट्स का मेजर रोल रहेगा कि वो कैसा टारगेट या गोल डिसाइड करते हैं अपने लिए। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, वो नॉलेज पार्टनर बनेगा कि कैसे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग शेल वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप जानते हो ये ऑर्गेनिक जो क्रॉप्स होती है इनके कुछ सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कोई उन सर्टिफिकेशन का नाम बताना चाहेगा कि किस टाइप का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं हम लोग? एनीवन? ठीक है, तो एक तो एपेडा दे रही है, एपेडा जो कि आप जानते हो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, वो एक दे रहा है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंडर, ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा है इनको। इसके अलावा एक पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है जिसके अंदर लोकल लेवल पे वो सर्टिफिकेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, एनपीओपी वाला, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसके अंदर हम लोग सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं इन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग, जिससे कि फ्रीडम मिले उन लोगों को जो इनपुट कॉस्ट लग रहा है अभी करंटली, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड खरीदना पड़ता है, पेस्टिसाइड खरीदना पड़ता है, वो सब नहीं खरीदना पड़ेगा, इससे कॉस्ट रिड्यूस होगा एंड देयर बाय फार्मर की जो इनकी इनकम है वो सेविंग के थ्रू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, पॉपुलराइज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडल, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता ही है जो हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि एक नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक है, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग में बहुत बड़ा सबसेट है, सॉरी एक सुपर सेट है, उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जो पालेकर साहब का जो आइडिया है उसको उसके अंदर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा था कि बीजामृत, जीवामृत, इन सब चीजों की बात हुई थी और उन सब में कहीं ना कहीं काव और जो कैटल डंग है उसको भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का इस तरीके से इंटीग्रेटेड मॉडल तैयार हो जाता है जो कि लोकल रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट, कलेक्ट करो, वैलिडेट करो, डॉक्यूमेंट करो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के, जो कि इंडिया के अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स में हो रही है, और अगर इनसे कोई अच्छी चीज निकल रही है तो इस चीज को बाकी फार्मर्स के भी साथ शेयर करना चाहिए एंड एनकरेज करना चाहिए कि जो रिसर्च चल रही है उसमें फार्मर्स भी अपना पार्टिसिपेशन करें। नेक्स्ट, अवेयरनेस क्रिएट करो, लाइक बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग के क्या बेनिफिट्स है नेचुरल फार्मिंग को। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स बनाओ, ब्रांडिंग बनाओ नेचुरल फार्मिंग के लिए, एक अलग लोगो बना सकते हैं ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के लिए, तो इस टाइप की हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाने से पहले, मतलब चैलेंजेस रहेगा नेक्स्ट पार्ट, पर इससे पहले कुछ एक बेसिक चीजें देख लेते हैं। कई बार नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिमिलैरिटीज क्या है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में, कि दोनों ही केमिकल फ्री होती है और दोनों ही ऑन फार्म बायोमास मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हैं। प्लस डाइवर्सिटी और जो मल्टीपल क्रॉप रोटेशन जो है कि एक ही साथ आप मल्टीपल क्रॉप्स उगाओ और उनका रोटेशन करते रहो ताकि रिसोर्स की रिसाइकलिंग हो। जैसे इस साल अगर आपने वीट उगाया तो नेक्स्ट ईयर पल्सेस उगाओ, ताकि जो न्यूट्रिएंट सक कर लिए थे राइस वीट ने, वो चीज जो लेग्यूम्स है
वो उसमें वापस ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। तो इस टाइप से रोटेशन होनी चाहिए। लेकिन अब डिफरेंसेस क्या है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में? तो ऑर्गेनिक इज ओपन फॉर यूज ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स, ठीक है। आप बाहर से कोई भी बायोलॉजिकल इनपुट है अगर जो कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड नहीं, उस चीज को ला सकते हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक के अंदर डज नॉट अलाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड और प्रोडक्ट, ओपन फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है कि आप बस फर्टिलाइजर वगैरह बड़े स्केल पे नहीं ला रहे हो। अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है तो वहां पे आप उसमें कुछ मिनरल्स ऐड कर सकते हो। नेचुरल फार्मिंग की आप क्या बोलता है कि कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं आएगा, ऑन फार्म इनपुट होंगे। ऑन फार्म जैसे कि कैटल जो है उसका जो काउ डंग है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बायोमास रिसाइकलिंग थ्रू मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग मतलब कि कवरिंग कर दिया आपने। यूज ऑफ कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, मिनरल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो जो अर्थवॉर्म्स है उनका थोड़ा सा एक्शन इसके अंदर अलाउ नहीं करते हम लोग, ठीक है। जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में थे वो बेसिकली पॉलिश जो मॉडल है उनका, उसके अंदर भी जो अर्थवॉर्म्स है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। दे आर कंसीडर्ड नेगेटिव फॉर दैट काइंड ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इवॉल्विंग मार्केट्स आर येट टू बी डेवलप फॉर नेचुरल फार्मिंग। अभी सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा सा ट्रेंड में, नेचुरल फार्मिंग एज सच नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेचुरल फार्मिंग में इश्यूज क्या आते हैं। सो फर्स्ट इज हाई इनपुट कॉस्ट है। देखो, ऑर्गेनिक इनपुट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, प्लस इसको बनाने में लेबर कॉस्ट बहुत जाता है, ठीक है। आप जो ऑन फार्म आपके पास रिसोर्सेज है जैसे काउ डंग वगैरह होगा, उसको भी खेत के अंदर फैलाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लेबर चाहिए। नेक्स्ट, हाई प्राइस है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का, क्योंकि इनपुट का कॉस्ट हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द कंज्यूमर, और फिर कंज्यूमर थोड़ा सा कम प्रेफर करता है ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। नेक्स्ट, शॉर्टेज है ऑर्गेनिक सीड्स की। तो हमारे पास अभी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड्स नहीं है और फार्मर्स को उसके यूज केसेस भी नहीं पता कि कैसे करना है। नेक्स्ट, कन्विंसिंग द फार्मर। तो फार्मर्स में भी थोड़ा सा अप्रीहेंशन है इसको लेके कि ये सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, और वो यूज करते रहते हैं जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं। अगर वो ऐसे सीड्स ले भी आते हैं तो उसके साथ फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं। नेक्स्ट, एक्सपर्टीज और नॉलेज की कमी है उनके अंदर। फिर बजटरी एलोकेशन अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो पूरा बजट ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए रखा गया है, इट इज मच लेस देन द सब्सिडीज दैट इज गिवन टू द केमिकल फर्टिलाइजर। तो एक तरफ से वो अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट उस दूसरे इनिशिएटिव को प्रमोट करके केमिकल पे फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देके अपना जो इनिशिएटिव है ये नेचुरल फार्मिंग का उसको हार्म कर रहा है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे क्रेडिबल मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई प्रॉपर सेटअप है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का हर स्टेट के अंदर, क्योंकि इशू क्रिएट करेगा इसके फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। कुछ और इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में लिए हैं टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, तो सबसे पहले इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। 30,000 से ज्यादा क्लस्टर्स इसमें फॉर्म किए गए जहां पे परंपरागत जो नेचुरल फार्मिंग है उसके थ्रू ही फार्मिंग किया जाएगा। नेक्स्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो गंगा को क्लीन करने का जो प्रोजेक्ट था। तो उसमें बेसिकली ये बोला गया था कि गंगा के किनारे जो विलेजेस हैं, ठीक है, गंगा ग्राम एक कॉन्सेप्ट था, उनको हम लोग क्लीन करेंगे और वहां पे कोशिश करेंगे कि वहां पे सिर्फ नेचुरल फार्मिंग हो, ताकि जो फर्टिलाइजर रन ऑफ है उससे जो पॉल्यूशन हो रहा था रिवर के अंदर वो ना हो। नेक्स्ट, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। तो ये एक लार्ज कॉन्टिग्यूअस एरिया जहां पे ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है विद नो सिंथेटिक इनपुट, उनको डिक्लेयर किया जाएगा एज सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। तो अभी कार निकोबार को, लक्षद्वीप को और जो लद्दाख रीजन है उसको ये सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। याद रखना, अगर कभी प्रीलिम्स वगैरह में पूछ ले लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो इसका डायरेक्ट लिंकेज ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। तो
सुनने में शायद थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लाइक पहली बार में हमें स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑर्डर भी हमने देख लिया, कार निकोबार, लक्षद्वीप और फिर लद्दाख, सॉरी लद्दाख सेकंड नंबर पे और फिर लक्षद्वीप है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो पहला प्रमोशन करो ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है और जो बायो फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लोगों के दिमाग में ऐसा नेगेटिव कंसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक मतलब कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है। उसमें इनपुट डलेंगे, क्योंकि अगर नेचुरल कोई चीज आप बना रहे हो तो वहां पे हो सकता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी हो या कोई पेस्ट आ जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हो, ठीक है, जैसे नीम का वाटर हो गया, इस टाइप की हम चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हो। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देना चाहिए ताकि कंज्यूमर को और जो सेलर है दोनों को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मिलती है अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कंज्यूमर के भी दिमाग में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। नेक्स्ट, बिल्ड रिगरस साइंटिफिक डेटा। तो अभी देखो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग कितना सक्सेसफुल होगा, इस पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक या क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है जिसके थ्रू हम इस चीज को आगे और प्रमोट कर सकें। तो पहले ये एक डेटा प्रिपेयर करने की जरूरत है कि कैसे हमने इसमें इम्प्रूव किया है देन द केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने की जरूरत है ताकि ये अट्रैक्टिव बने। एनहांस कर सकते हैं बजटरी एलोकेशन। एंड लास्टली, अवेयरनेस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि इन चीजों को कंज्यूम करना है, तब तक फार्मर भी जो है वो इंसेंटिवाइज नहीं होगा। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू द टॉपिक ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो अगर किसी को अभी ऐड करना है कुछ तो आप कर सकते हो, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। I'll just add a question. NPOP कौन से मिनिस्टर के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना। Yes. और जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम की बात की थी, जो कि एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है, वो कोई बताएगा किसके अंडर है? गैस मार लो। वो भी कॉमर्स का ही होगा ना? नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है, ठीक है। Yeah. So the topic is biodiversity heritage sites. So recently there was notification in Tamil Nadu that two villages, Aritapatti and Meenakshipuram, so of Madurai district, they were notified as the first biodiversity heritage sites in the state. Okay, तो ये important हो जाता है क्योंकि वो first है. Now, before looking into Aritapatti biodiversity heritage site, let's see significance. तो significance बहुत simple है, ये सारी चीजें. Ecological security and human welfare, sustainability of bioresources, promotion of conservation ethics, enhancement of life of local communities, strengthening of biodiversity conservation. तो ये let's see this Aritapatti biodiversity heritage site. So यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज है, उसमें से इम्पोर्टेंट इज लैगर फाल्कन, देन शाहीन फाल्कन, देन बोनेलिस ईगल. Okay. Now it is home to also a wildlife such as Indian pangolin, slender loris, and python. तो I think हमने 2 बार किया था slender loris और pangolin का IUCN status, so I won't ask that question again. Then again it houses Anaikondan tank, which was built during the reign of Pandyan kings in 16th century. It has a megalithic structure, rock cut temples, Tamil Brahmi inscriptions, and Jain beds. About biodiversity heritage sites, so they are well-defined areas that are unique, ecologically fragile ecosystems. They are spread over terrestrial, coastal, and inland and marine waters, having a rich biodiversity. It is identified and notified under the provision Section 37 of Biological Diversity Act 2002. Under this section, the state government is empowered to notify these areas in consultation with the local bodies in the official gazette. State governments, in consultation with the central government, has to frame rules for this,
but they may or may not choose to frame those rules. So that is also another thing. It is not there are no restrictions on prevalent practices and usage by local communities in those areas unless and until they decide it voluntarily. Now, state governments are also empowered to frame such schemes for compensating or rehabilitating any person or section of people economically affected by such notification. The state biodiversity boards may invite suggestions for declaration of this biodiversity heritage sites through relevant communities institutions like Gram Sabhas, Panchayat, urban wards, forest protection committees, tribal councils. एक फैक्ट है कि नल्लूर tamarind grove in Bengaluru, Karnataka was the first biodiversity heritage site of India, which was declared in 2007. Biodiversity heritage sites के components अगर देखने होंगे तो we have there can be a richness of wild as well as domestic species or intra-specific categories. Then it can be high endemicism, presence of rare and threatened species or keystone species. There can be species of evolutionary significance, wild ancestor of domestic or cultivated species or their varieties. There can be past preeminence of biological components represented by fossil beds and having significant cultural, ethical, or aesthetic values. It can be important for maintenance of cultural diversity with or without a long history of human association with them. So we can see these are kind of broad rules. So that's why there is not much restriction. They can frame a rules, but generally they don't. It has to be voluntary by local communities. So yeah, उसके additional information appendix में है. अगर देखना है तो देख सकते हैं. So it was a small topic. Okay. So first topic of the day is International Year of Millets. तो रिसेंटली FAO जो कि UN का बॉडी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इन रोम, इटली. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेशन हमने इटली में स्टार्ट किया. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में जानते हैं जो 2023 वाला है. तो 2021 में इंडिया ने UN के सामने एक प्रपोजल रखा कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया जाए. और क्यों उन्होंने ये प्रपोजल रखा? क्योंकि इससे अवेयरनेस जनरेट होगी मिलेट्स के बारे में कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए. और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की वजह से हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो ये कि ग्लोबल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा और हमारे बेटर यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन जो होंगे उससे एफिशिएंट प्रोसेसिंग हो पाएगी. मिलेट को एक मेजर कंपोनेंट की तरह प्रमोट करना है फूड बास्केट में और रिसर्च डेवलपमेंट वर्क भी मिलेट पर इंक्रीज होगा, प्रमोट होगा. सो दिस इज वाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023. मिलेट्स के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में होते क्या हैं. तो ये डाइवर्स फैमिली ऑफ स्मॉल ग्रेन सीरियल्स होते हैं और जो कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इंडिजिनसली ग्रो किए जाते हैं. इनको पॉपुलरली हम न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है. इसमें प्रोटीन की मात्रा देखा जाए तो सिर्फ 7 to 12% होता है, इसीलिए शायद इन्हें ग्लूटेन फ्री डाइट भी कहा जाता है. फैट 2 to 5% होता है, कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं 65 to 75% और डाइटरी फाइबर 15 to 20%. ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले मिलेट्स को हम लार्जेस्ट ग्रोन स्टेपल की तरह देखते थे, स्पेशली इंडिया में, और वो उस टाइम 37 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कवर करता था प्रोडक्टिविटी कल्टीवेशन के मामले में, जो कि अब गिर के 14 मिलियन हेक्टेयर हो गया है. और ये अब ज्यादातर इंसान तो नहीं पर लाइफ स्टॉक फॉडर के ही काम में आता है मिलेट्स. With an annual production of approximately 60 million tons, India produces 20% of the globe's production. और ये जो एक्सपोर्ट होता है वो हमको 34.32 मिलियन USD देता है मिलेट्स का प्रोडक्शन. जो टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है. तो वो है हमारा, इधर वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, देन लोअर में आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका.
टाइप्स ऑफ मिलेट्स देखते हैं तो आपके मेजर, माइनर और सूडो मिलेट्स, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, उनके सब कैटेगराइजेशन है। तो आपके मेजर मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी आ जाता है। माइनर में देखें तो आपके फॉक्सटेल, प्रोसो, लिटिल मिलेट, ये सब बार्नयार्ड सुना भी होगा शायद आपने। मिलेट्स में कुट्टू, द वेरी फेमस ग्रेन विच इज मोस्टली यूज ड्यूरिंग फास्ट डेज, और अमरनाथ, जिसको कि हम रामदाना के भी नाम से जानते हैं, स्वीट बनाने के काम में आता है ये रामदाना। बेनिफिट्स क्या हैं मिलेट्स के? तो कंज्यूमर्स के एंड पर देखा जाए तो ये हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा देता है, और इसमें बताया गया है कि ये डायबिटिक फ्री डाइट होता है मिलेट। तो कंज्यूमर्स के एंड के बेनिफिट्स आप इन डिटेल देख लेना। फार्मर्स के लिए ये क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि ये बहुत ही लेस रिस्की है, ड्रॉट में भी इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इंटरक्रॉप की भी तरह आप यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही खेत में आप 2 तरह की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सस्टेनेबल है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों ही तरह से आपके क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करता है। जीरो हंगर फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो हंगर हमारे एसडीजी में एक गोल भी है उसको भी मिटिगेट करने में ये बहुत हेल्प करेगा, और गुड हेल्थ और वेलबींग तो है ही। चैलेंजेस क्या है? तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को इसके बारे में, मिलेट्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में खास करके। तो लिमिटेड अडॉप्शन ऑफ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स है। व्हीट का प्रेफरेंस देखा जाए मिलेट्स के कंपैरिजन में तो कहीं ज्यादा है। आजकल शायद ही लोग बाजरा, ज्वार, रागी प्रेफर करते होंगे इफ दे हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन व्हीट, तो between and these millets. Increased demand for ultra processed and ready to eat foods, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल, जल्दी जल्दी सारा काम करना है, तो रेडी टू ईट फूड्स का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए भी मिलेट्स पीछे रह गया। ये चैलेंजेस है। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट देखा जाए तो मिलेट का जो सप्लाई चेन है, इनकंसिस्टेंट सप्लाई और डिमांड है, इसकी वजह से कमर्शियल वायबिलिटी प्रिवेंट है। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट्स में नॉलेज नहीं है लोगों को। जैसा कि हमने देखा है कि पहले तो हमें यही नहीं पता है कि इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, फिर इसके प्राइस भी बहुत कम है। जहां पर आप पशुओं को चारा देने के लिए ये काम आ रहा है तो इसकी प्राइस भी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग इसे फार्मर्स ग्रो भी नहीं करना चाहते हैं। मिलेट बेस्ड स्नैक्स आर नॉट येट स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट, तो स्नैक्स के भी तौर पर देखा जाए तो मैदा या आटे का ही यूज किया जाता है ज्यादातर। तो इन सभी चैलेंजेस को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि हम अडॉप्ट करें मिलेट को, उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स आए हैं, लेट्स सी। तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट पहली बार हमने 2018 में ऑब्जर्व किया था, तब से मिलेट को हम न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानते हैं, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से, और ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इसको इंक्रीज किया गया है कि जो फार्मर्स इसको ग्रो करेंगे उनको ज्यादा एमएसपी मिलेगी इन क्रॉप्स पर। सप्लाई ऑफ सीड्स एंड इनपुट्स टू फार्मर्स थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। 2022-2023 का जो यूनियन बजट आया उसमें पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन किया गया, मतलब अगर आप मिलेट्स अपने लैंड पे ग्रो करते हो तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू भी मिलेगा उस पर्टिकुलर मिलेट क्रॉप पर। इसकी वजह से आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन भी इनहेंस होगा और मिलेट्स की ब्रांडिंग जो होगी वो भी होगी। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जो स्कीम है उसमें ये मैंडेटरी किया गया है कि बच्चों को एक बार हफ्ते में मिड डे मील स्कीम के थ्रू मिलेट्स दिया जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू मिलेट कल्टीवेटर्स, जैसे कि उनको क्वालिटी सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंसेंटिव देंगे, और ऐसे 4-5 इन्होंने कैटेगराइजेशन दी है। प्लीज गो थ्रू दिस। इंडियन मिशन अब्रॉड, तो जो बाहर है उनको भी ये टास्क दिया गया कि आप ब्रांडिंग और पब्लिसाइज करो इंडियन मिलेट्स की। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स अब क्या वे अहेड होंगे कि और बेहतर कर सकें हम मिलेट के अडॉप्शन को। तो सबसे पहले डिमांड को एनहेंस करने की जरूरत है, लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, तभी डिमांड बढ़ेगी। तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, इम्यूनिटी एंड हेल्थ स्पेशली इन द पोस्ट, जैसा कि हमने देखा ही कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद बहुत सारी बीमारियां
स्पेशली बढ़ गई हैं। तो अगर पता होगा कि ये पर्टिकुलर कुछ ग्रेन्स हैं जिनको खाने से या लेने से, डाइट में इंक्लूड करने से मिटिगेट करेंगे हम हेल्थ हजार्ड्स को, तो इसका डिमांड एनहेंस होगा। आपके प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए आपको फैब्रिकेटेड मशीनरी को डेवलप करना चाहिए। अपनी ड्यूलिंग ऑफ मिलेट्स को इम्प्रूव करो विदाउट कॉजिंग अ लॉस ऑफ द न्यूट्रिशनल कंटेंट। मतलब ऐसा होता है कि जो आउटर सीड होता है उसको रिमूव करने के चक्कर में आप इनर जो उसके बेनिफिशियल न्यूट्रिशन है उसे ना रिमूव करो आप। इनपुट अवेलेबिलिटी, ये एक वे अहेड है। क्रिएट डाइवर्स सीड बैंक्स टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांटिंग। अब कोई फार्मर चाहता है कि ठीक है चलो मिलेट्स कर रहे हैं, एक बार ग्रो ही कर लेते हैं, पर वो जब ग्रो करने के लिए सीड्स लेने के लिए गया तो मिला ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, अवेलेबल रहें मिलेट्स के सीड्स। एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ प्रोड्यूसर, फार्मर्स को बार्गेनिंग पावर दो कि जब वो बेचने जाएं ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली, तो उनको उसका एटलीस्ट जितना इन्होंने इनपुट कॉस्ट डाला है उसे थोड़ा सा ज्यादा मिले। तो लिंकिंग स्मॉल एंड मार्जिनल मिलेट फार्मर टू ई-नैम, सेटिंग अप ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज का सेटअप करो आप। तो इस तरह से आप प्रोड्यूसर्स की बार्गेनिंग पावर को भी एनहेंस कर पाएंगे। डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की जरूरत है। पॉइंट ऑफ प्रमोटिंग अ ट्रांजिशन टू मिलेट इज दैट देयर डाइवर्सिटी मैटर्स। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिलेट्स, जैसे कि डिफरेंट रीजन्स हमने देखा है इंडिया में ही 5 जगह पर पाया जाता है, तो हर जगह सारे ही मिलेट्स पाए जाएं जरूरी नहीं है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं तो उनको प्रमोट करना चाहिए, वहां पर मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। देयरफॉर इंट्रोड्यूसिंग एमएसपी फॉर डिफरेंट वेराइटीज इज इम्पेरेटिव। अब मिलेट्स को इतना सुपीरियर क्या है वो चीजें हैं जो बनाती हैं ओवर अदर सीरियल्स। तो सबसे पहले देखें, ये लो इरिगेशन और बिना किसी केमिकल इनपुट के भी अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी देता है। ड्रॉट रेजिलियंट है, सूखा पड़ भी जाए तो भी इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा इसकी प्रोडक्टिविटी पर। कैन ग्रो इन पुअर सॉइल कंडीशंस, बैरन हिलसाइड्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जमीन ही बंजर है तो इस पर क्या प्रोडक्टिविटी करे, मिलेट का प्रोडक्शन करे। हैव शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, थोड़े थोड़े टाइम में ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। ऐसा नहीं जैसे हमने राइस या वीट के मामले में देखा 6 महीने लेते हैं ओवरऑल हार्वेस्टिंग सीजन उनका जो होता है। मिलेट्स के केस में ऐसा नहीं है, आप विद इन 1 to 2 मंथ्स इसका पूरा हार्वेस्टिंग सीजन कर सकते हैं कंप्लीट। हायर फाइबर और मिनरल प्रोफाइल है मिलेट्स का, और इसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो मिलेट्स को सुपीरियर बनाती हैं सीरियल्स के ऊपर। तो दिस वाज ऑल अबाउट International Year of Millets. Any more suggestions or additions in this particular topic are most welcome. Okay, तो नहीं है, so I should move on to the next topic, that is your CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of World Fauna and Flora. तो एक एडिशन में इसमें करना था लास्ट टॉपिक में, सिंस यू सेड के मिलेट्स जो है वो डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए भी हेल्दी है। सो इसका रीजन क्या रहता है कि क्यों मिलेट्स हेल्दी है? सो मिलेट्स आर लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का छोटा मतलब स्टार्च, हाँ शुगर का ही टाइप है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को एक्चुअली चाहिए होता है फॉर एनर्जी, फॉर क्रिएटिंग एनर्जी यूजिंग ब्रेक डाउन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट। लेकिन लार्ज अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है तो दिस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू फैट एंड वो हमारे बॉडी में जमा होने लग जाता है। इसलिए समटाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड सम पीपल सेइंग कि डोंट ईट टू मच ऑफ पोटैटो, डोंट ईट टू मच ऑफ राइस, क्योंकि ये कंप्लीटली स्टार्च होता है एंड स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मिलेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं एंड दे ऑल्सो टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट। लॉन्गर टू डाइजेस्ट का मतलब ये है क्योंकि इसके अपोजिट में पोटैटो और राइस जो है वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनके ब्रेकडाउन से फटाफट ही ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, एंड वहां से वो शुगर लेवल भी बढ़ा देता है। लेकिन ये चीज मिलेट्स के साथ नहीं होती क्योंकि वो स्लोअर ब्रेकडाउन होते हैं, यानी स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, और स्लोली जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इसलिए शुगर लेवल स्टेबल रहता है अगर आप मिलेट्स को कंज्यूम कर रहे हो। वेयर एज इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग विच इज
हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो एकदम से शुगर रश कर देता है आपका, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि डायबिटिक्स को जो चावल या पोटैटो है उसको गिव अप करके मिलेट्स को कंज्यूम करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा देख लेना। एंड प्लस एक रीजन की हम बात कर रहे थे कि क्यों हमारी डाइट के अंदर मिलेट का जो पार्ट है कम हो गया। अगर इसको आप कंपेयर करोगे पुराने टाइम से, ठीक है, ओल्डन टाइम से, आपने ज़रूर सुना होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि बाजरे की रोटी अच्छी है या रागी की रोटी अच्छी है या और किसी सीरियल जो है या मिलेट जो है उसकी रोटी अच्छी है। तो रीज़न यही था, पहले वो लोग खा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब एक तो रीज़न ये भी रह सकता है कि वेस्टर्नाइजेशन हो गया, जो वेस्टर्न डाइट्स है उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, या वेराइटी थी हमारी डाइट में दैट हैज़ बीन एनक्रोच्ड अपॉन बाय राइस और द वीट, ठीक है। सदर्न इंडिया में राइस कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में वीट कह सकते हैं, कि उसने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया अपने आप को, ठीक है, और ये सब मिलेट्स की जगह से हटा दिया। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो चैलेंजेस में, कि ये भी एक चैलेंज है जिसको अडॉप्ट करना जरूरी है, ठीक है, या रिमूव करना जरूरी है। यस मैम, कंटिन्यू नेक्स्ट। Thank you so much, sir, for the beautiful information. Next, let's move on to the sites. तो why was it in news? क्योंकि रिसेंटली 19th मीटिंग हुई साइट्स की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका नाम हाँ, इसको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही कहते हैं ये, लेकिन साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी जो कि पनामा में हेल्ड हुई थी। तो इसलिए ये न्यूज में था। COP19 के बारे में जानते हैं, ये है क्या? तो साइट, इसको हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं। इसमें मल्टीपल स्पीसीज को ले आया गया है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए। वो स्पीसीज हैं आपकी शार्क, रेस, ट्रीज, एम्फीबियंस, टर्टल, टॉर्टोइस वगैरह। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल टू इंक्लूड सी क्यूकम्बर्स इन अपेंडिक्स 2 ऑफ कन्वेंशन। अभी हम देखेंगे इन डिटेल व्हाट दीज अपेंडिक्सेस ऑफ साइट्स आर। तो रिसेंटली इन्होंने सी क्यूकम्बर्स को इंक्लूड किया अपेंडिक्स 2 में, ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है। ऑन इंडियाज इनिशिएटिव अ प्रपोजल टू क्लैरिफाई द क्वांटिटी ऑफ शीशम, जिसको कि दाल बेजिया या फिर रोजवुड के भी नाम से हम जानते हैं। तो आइटम सच एज फर्नीचर वॉज कंसिडर्ड। तो ये इंडिया की साइड से इनिशिएटिव लिया गया था कि हमें क्लैरिफाई करना है कि कितने क्वांटिटी तक शीशम का हम एक्सपोर्ट मतलब कि ट्रेड कर सकते हैं। तो शीशम को हमने अभी साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा है, thereby requiring to follow sites regulations for trade of the species. Indian rosewood और शीशम ट्री is used to make durable dark reddish, जैसा कि हमने देखा है फर्नीचर के काम में ये शीशम या रोजवुड यूज होता है, और स्टेट ट्री है ये पंजाब का। Before moving on to the next topic, let's know more about sites. तो ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है between governments to ensure that international trade in specimen of wild animals and plants does not threaten their survival. तो जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल को थ्रेट नहीं करेगा अगर हम इस अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। तो साइट को पहली बार ड्राफ्ट किया गया था 1963 में रेजोल्यूशन के थ्रू, जो कि IUCN के मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन उसको कहते हैं। तो टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन वाज फाइनली अग्रीड इन वॉशिंगटन, और फिर उसको 1975 से हम फॉलो करते आ रहे हैं। साइट सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्टर्ड बाय योर UNEP एंड इट इज लोकेटेड एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड। करेंटली अभी 184 पार्टीज हैं, जिसमें से कि एक इंडिया भी पार्ट है। 184 पार्टीज जो हैं इनको right to attend or put forward proposals to consider and to vote on all decisions regarding your flora and fauna threats. तो इस पर ये सारी पार्टीज अपना अपना प्रपोजल रखती हैं, अटेंड कर सकती हैं ये सारी मीटिंग्स को, और सभी डिसीजंस पर वोट आउट भी कर सकती हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है कि इंडिया ने एक प्रपोजल रखा है कि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए क्वांटिटी ऑफ शीशम पर। तो although sites is legally binding on the parties, it does not take the place of national laws. तो this is something important that sites की जो भी मीटिंग है या जो भी गाइडलाइंस हैं वो लीगली बाइंडिंग है, जितनी भी 184 पार्टीज हैं उन सब पर, लेकिन ये नेशनल लॉज में इनका कोई प्लेस नहीं है। रादर इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू बी रेस्पेक्टेड बाय ईच पार्टी which has to adopt its own domestic legislation to ensure that sites is implemented at the national level.
तो जितनी भी पार्टीज हैं उनको साइट्स को ध्यान में रखते हुए अपने नेशनल लॉज नेशनल लेवल पर बनाने हैं। इनको फ्लोरा और फौना को जो भी बना रहे हैं उनके बेसिस पर लॉज। स्पीसीज कवर्ड बाय साइट्स आर लिस्टेड इन 3 अपेंडिसेस। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन को देखते हुए उनको 3 अपेंडिसेस में कैटेगराइज किया गया है। लेट्स सी व्हाट दीज 3 अपेंडिसेस आर। तो अपेंडिक्स 1, इसमें आपके जो स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है या बहुत ही ज्यादा थ्रेटेंड है उनको अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। तो ऐसी स्पीसीज का किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल मना है। इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन स्पेसिमेन ऑफ दीज स्पीसीज एक्सेप्ट पर्पस ऑफ इम्पोर्ट। अगर आपको इम्पोर्ट करना भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन स्पीसीज का इम्पोर्ट कर सकते हो। ट्रेड के लिए बिल्कुल कंप्लीट बैन है। अपेंडिक्स 2 में जितनी भी स्पीसीज आपकी रखी जाएंगी वो नेसेसरली थ्रेटेंड नहीं है, बट दे हैव समथिंग लाइक सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल्ड। उन पर कुछ माइनर थ्रेट्स हैं, तो जस्ट टू कंट्रोल द ट्रेड कि पूरी तरह से तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल, उनको अपेंडिक्स 2 में रखते हैं। तो इसको लुक अलाइक स्पीसीज भी कहते हैं, जैसे कि स्पीसीज हुज specimen in trade look like those of species listed for conservation reasons. International trade may be authorized by the granting of an export permit or re-export certificate. तो आपको अगर ट्रेड करना भी है इस अपेंडिक्स 2 में जितने भी स्पीसीज है तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अपेंडिक्स 3 में लीस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज होंगी, प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 country which has asked other sites parties for assistance in controlling। जरूरी नहीं कि वो ग्लोबल लेवल पर उस स्पीसी को थ्रेट हो, क्या पता सिर्फ 1 या 2 कंट्री में ही इस तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत हो, तो उसको हम अपेंडिक्स 3 में रखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीमेन ऑफ स्पीसीज इज अलाउड ओनली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट परमिट्स और सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ भी आपको परमिशन और सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपको किसी तरह की ट्रेड करनी है। सो वी वर सीइंग मोर अबाउट साइट्स। तो एक और रेजोल्यूशन आया है इसमें, जैसा कि हमने देखा कि इंडिया का शीशम वाला रहा और सी क्यूकम्बर को ऐड करने वाला। तो रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स ऑन टॉर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल। Before moving on, can anybody tell me what is the basic difference between tortoise and turtle? Turtle is water loving, मतलब water में रहने वाला एनिमल है, एंड tortoise is land वाला एनिमल। बहुत ही क्रूड वे में बताया है। टर्टल जो है, टर्टल इज एन एम्फीबियन जो कि लैंड और सी दोनों में या मरीन एरिया में रहता है या फ्रेश वाटर में, ठीक है। वाटर और लैंड दोनों पे आपको मिलेगा, एम्फीबियन है। और उसके जो पैर होते हैं दे आर मोर लाइक फ्लैप्स। फ्लैप्स मतलब जैसे कभी स्विमिंग में आपने देखा होगा कि पैर झिल्ली जैसे होते हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं, थोड़े से फ्लैप और फैले हुए होते हैं ताकि इट कैन इजीली स्विम, ठीक है। जनरली दे लिव इन सीज ओनली, ठीक है, बट दे कम ऑल्सो ऑन लैंड। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टू ले डाउन देयर एग्स, वो जमीन पे आते हैं, ठीक है। बाकी टाइम वो कोशिश करते हैं कि वो समुद्र में रहे। तो ये टर्टल होता है। टॉर्टोइज इज बेसिकली जिसका पैर फ्लैट होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ फुट, लाइक एकदम फ्लैट पैर होता है ताकि वो मूव कर सके। तो जो टॉर्टोइज होता है केवल लैंड पे रहता है, इट डज नॉट गो इनटू लाइक वाटर बॉडीज। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जो अपने को पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल दूं तो गैलापेगस जो है वो टॉर्टोइज का एग्जाम्पल है। और कल हमने लेदरबैक्स टर्टल के बारे में पढ़ा था, तो वो टर्टल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस है, आई गेस। यस सर, वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया ने ऑपरेशन टर्टल शील्ड बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो इस ऑपरेशन के बेसिस पर कुछ डॉक्यूमेंट जो बना है, तो उस पर टॉर्टोइज और टर्टल का एक्सप्लेनेशन दिया गया और जिसको कि साइट्स में काफी कमेंडेबल माना गया है कि इस ऑपरेशन से काफी बढ़िया रिजल्ट हमें मिले हैं। क्राइम कंट्रोल जो अगेंस्ट दीज टर्टल और टॉर्टोइज था वो कम हुआ है। प्रपोजल टू अलाउ अ रेगुलर फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड ट्रेड इन आइवरी वाज डिफीटेड। तो आइवरी का जो ट्रेड था उसके प्रपोजल को डिफीट कर दिया गया कि
कहीं ना कहीं अब इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप आइवरी का ट्रेड कर सकते हैं। तो हम आइवरी ट्रेड के बारे में इन डिटेल देखते हैं। Abandoning its decades-old stance of strongly opposing ivory trade, India for the first time abstained from voting. तो इंडिया ने भी वोट नहीं किया कि इसका ट्रेड बंद होना चाहिए आइवरी का, जबकि अभी तक इंडिया स्ट्रांगली अपोज करता था किसी भी तरह के आइवरी ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड पहली बार बैन हमने 1989 में शुरू किया था, जब अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशंस को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, मतलब थ्रेटेंड स्पीसीज थी, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन थी 1989 में। लेटर पॉपुलेशंस ऑफ सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग नामीबिया, बोत्सवाना, तो इनके पॉपुलेशन, इन कंट्रीज के अंदर एलिफेंट्स के पॉपुलेशन को देखते हुए फिर हमने इसे अपेंडिक्स 2 में डाल दिया। तो इम्पोर्टेंस क्या है साइट्स की? तो ये इंटरनेशनल रिजीम जो है कि हमें एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, उसको स्ट्रेंथन करता है, एक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है ताकि साइट्स के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बिल्डअप हो सके और प्रोटेक्ट कर सकें एंडेंजर्ड स्पीसीज को अक्रॉस द ग्लोब। इसको सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट भी माना गया है इन कोऑपरेशन विद न्यूमरस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका ITTO, FAO और भी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसमें मेंशन्ड हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स लोकल कैपेसिटीज एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक इन जनरल। नेटवर्किंग विद पुलिस एंड कस्टम्स अथॉरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रही है इतने हाईली ग्लोबलाइज्ड फाइट में, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के मामले में स्पेशली। इंपॉर्टेंस ऑफ साइट्स रिकग्नाइज्ड बाय UN 2015 में रेजोल्यूशन आया है और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एम्फसाइज किया साइट्स के इम्पोर्टेंट रोल को, कि इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कितना इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने में। तो तब से साइट्स का रिकग्निशन है। प्रोटेक्शन गारंटीड टू सेवरल स्पीसीज with sites over 35,000 species of animals and plants are now under some form of international trade regulation. तो एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि elephants saw a steep decrease in poaching, जिसकी वजह से हमने देखा ही कि उसको अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया था, इंटरनेशनली बैन कर दिया गया था। Until 1989 a new wave of illegal killing began in 2007, फिर से 2007 से illegal killing एलिफेंट्स की स्टार्ट हो गई। वाइड रेंजिंग रेजोल्यूशंस, दीज इंक्लूड रेजोल्यूशंस ऑन डिमांड रिडक्शन स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट इलीगल ट्रेड, मेजर्स टू डिटेक्ट एंड काउंटर करप्शन, सस्टेनेबिलिटी डिस्कोर्स इन कॉम्बैटिंग योर वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस जो हैं उसे भी एड्रेस करता है। तो COP ने साइबर क्राइम एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस किया है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के मामले में। कम्युनिटी अवेयरनेस भी इन लोगों ने स्टैब्लिश किया है। क्या लिमिटेशंस हैं साइट्स की? तो स्ट्रक्चरल गैप है, जितने भी इनके इम्प्लीमेंटेशंस है उसमें इफेक्टिवनेस नहीं है, तो वो स्ट्रक्चरल गैप की वजह से है। द कन्वेंशन इज अ ट्रेड अग्रीमेंट एंड ओनली अप्लाइज टू फ्लोरा एंड फौना दैट इज ट्रेडेड इंटरनेशनली। नेशनल लेवल पर भी तो इंटरस्टेट इंटरस्टेट ट्रेड होता है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, तो वहां पर साइट्स का कोई रोल देखने को नहीं मिला है। वो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही कह सकते हैं फॉलो किया जा रहा है। तो साइट्स हैज नो एप्लीकेशन टू डोमेस्टिक मार्केट्स। इश्यूज विद लिस्टिंग, तो जैसे कि हमने देखा है कि उन्होंने बोत्सवाना, नामीबिया की एलिफेंट पॉपुलेशन को ध्यान में देख के उन्होंने उन्हें अपेंडिक्स 2 में ट्रांसफर कर दिया, तो ये लिस्टिंग वाला बहुत बड़ा इशू है। Sites application is restricted by its appendix listing system. Species not listed in an appendix are afforded no protection. तो जितनी species mentioned है सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जाएगा, बाकी जो नहीं है तो उनका प्रोटेक्शन हो रहा है या वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, डजंट मैटर। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है, ओनली अबाउट 8% ऑफ वर्ल्ड्स नोन रेप्टाइल स्पीसीज आर लिस्टेड, जबकि बहुत सारी रेप्टाइल स्पीसीज हैं और सिर्फ उनमें से 8 स्पीसीज रेप्टाइल की मेंशन की गई हैं। पॉलिटिकल नेचर है नेगोशिएट करने का, तो कंसेंसस ओरिएंटेड बॉडी है, कैन टेक डिसीजंस बाय 2/3 मेजॉरिटी व्हेन रिक्वायर्ड। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ साइट्स 84 स्पीसीज वर रिमूव्ड फ्रॉम अपेंडिक्स 1 टू अपेंडिक्स 2
This means that parties could accept a relaxation of degree of protection. तो ये countries पर depend करता है कि उनके हिसाब से जो सही बैठेगा उसके हिसाब से वो protection की degree increase करते रहेंगे. Inadequate attention to welfare of animals. CITES system does not devote great consideration to the welfare of animals. Welfare of animals relates to their health and comfortable, well nourished, safe, able to express innate behavior. तो ये welfare of animals का composition. Let's see India and CITES. Extensive use of Appendix 3 इंडिया का रहा है. Since its ratification of CITES in 1976, India has listed 39 taxa in Appendix 3. Through the listings, important international trade data was gathered that supported decision for application to a different CITES appendix. काफी और ज्यादा strict trade controls के साथ. Monitoring the illegal killing of elephant, जिसको माइक प्रोग्राम बोलते हैं फेमसली हम. तो इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो कि आपके लेवल, ट्रेंड और कॉजेज को आइडेंटिफाई करेगा एलिफेंट की मोर्टेलिटी क्यों हो रही है. देयर आर करेंटली 28 साइट्स पार्टिसिपेटिंग इन माइक, उसमें से 10 इंडिया से ही हैं. The Director of Wildlife Preservation, Government of India has been designated responsibility as the management authority for sites. तो ये important है कि Director of Wildlife Preservation, Government of India has been designated responsibility as the management authority sites के लिए. Addition, Government of India has also appointed 5 scientific authorities which assist the sites में. तो ये कौन सी 5 scientific authorities हैं आप देख लें. ZSI कैलकाटा की, BSI Botanical Survey of India, Research Institute Central Marine Fisheries पर जो है which is in Cochin, and Wildlife Institute of India which is in Dehradun, and Institute of Forest Genetics and Tree Breeding which is in your Coimbatore. So these are the 5 scientific authorities which are appointed to assist CITES MA. International trade in all wildlife species of India, including the species covered under CITES in particular, is regulated collectively through the provisions. तो collectively इन 3 provisions के तहत हम regulate कर रहे हैं. वो क्या है आपका WPA of 1972, Export Import Policy under the Foreign Trade Development and Regulation Act of 1992 and Customs Act of 1962. This is not that important, but the above pointers are most important, so please reread those. Now, so road ahead क्या होगा. जितने भी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हैं साइट को, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. जैसा कि हमने देखा है स्ट्रक्चरल गैप बहुत ज्यादा है. So that will be covered only with strengthening the implementation mechanism. So proposed action in this regard includes strengthening information and intelligence sharing, bringing clarity on penalties. तो हमें ये अभी क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या पनिशमेंट या पेनल्टी दी जाएगी उनको जो रूल्स को फॉलो कर नहीं रहे हैं. जैसा कि नेशनल लेवल पर उन्होंने बोला है कि आप साइट्स को ध्यान में रख के ही अपने रूल्स बनाएंगे, पर होता नहीं ऐसा. तो उस पर क्लैरिटी लाने की जरूरत है. जब पेनलाइज होने का डर होगा तभी उसको और बेहतर तरीके से फॉलो किया जाएगा. कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो साइट्स को और भी, जैसे कि आपका वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर इंटरपोल एंड यूएन का जो ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, इन सबको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लाने की जरूरत है इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए. कंक्लूजन देखें तो साइट्स पूरी तरह से सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर नहीं रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में. ये सिर्फ ओनली पीस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ रह गया है दैट कैन बी यूज्ड टू काउंटर एक्ट. तो इसके लिए कंसिडरेबल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है. जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग दीज इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ साइट्स. If anyone of you have to add any more top points, then you're most welcome. ओके, सो इसमें एक दो चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए. एक तो जो एक्ट्स हमने देखे जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा साइट्स के अंदर हम लोग चीज़ें रेगुलेट करते हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एग्जिम पॉलिसी
अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 और कस्टम एक्ट 1962, ठीक है। तो साइट्स बेसिकली ट्रेड के बारे में बात करता है, ये डोमेस्टिक लेवल पे उनके साथ क्या हो रहा है या इन जनरल उनकी किलिंग हंटिंग इस टाइप का कोई हो रहा है, ठीक है। जैसे कई बार आपने सुना होगा ट्रॉफी हंटिंग एक चीज होती है कि जंगल में जाके शिकार करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का एक स्पोर्ट है। तो इन सब चीजों पे फोकस नहीं करता साइट्स, बस उनके ट्रेड के ऊपर फोकस करता है कि इस स्पीशीज का ट्रेड ना हो। और इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि इकोनॉमिक अगर एस्पेक्ट को अगर हम रोक देंगे तो उससे जो अल्टीमेटली जो किलिंग है उसकी वो भी रुक जाएगी। ये साइट्स का ओवरऑल व्यू है। तो डोमेस्टिक और अदरवाइज जो किलिंग हो रही है उसके बारे में साइलेंट है साइट्स एज सच, ठीक है। फिर साइट्स से एक रिलेटेड केस आया था इंडिया के अंदर जो एक हमारी इकोनॉमी और हमारे जो एनवायरमेंट है उसको लिंक करता है, ठीक है। तो केस कुछ इस तरीके से था। पश्मीना शॉल आप जानते हो, ठीक है, जो कि एक गोट से निकलता है, जो कि चांगपा जो प्लाट रीजन है लद्दाख के अंदर, वहां पे वो गोट मिलती है चांगपा, और चांगपा नाम से वहां पे ट्राइब भी है और वो चांगपा ही एरिया कहलाता है। तो उस गोट से पश्मीना शॉल बनता है। लेकिन अपेरेंटली क्या हुआ कि कुछ शॉल्स के अंदर जब थोड़ा सा उनको चेक किया गया तो उनमें ऐसा लगा कि चीरू एंटीलोप, जो कि एक क्रिटिकली सॉरी इट्स नॉट क्रिटिकली, इट्स आई थिंक द नियर थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड एक एंटीलोप है, ठीक है, चीरू करके। तो उसका हेयर शायद उस शॉल के अंदर मिला, ठीक है। ऐसा हमारे जो कस्टम्स था उनका मानना था, बिकॉज वो कुछ डिवाइसेस यूज कर रहे थे जिसमें ऐसा लगा कि उसके अंदर शहतूश डियर के बाल हैं, जो कि एक एंडेंजर्ड एंटीलोप है और IUCN में वो लिस्टेड भी है। सॉरी, IUCN में तो लिस्टेड है, साथ ही साथ जो साइट्स है उसके अंदर भी लिस्टेड है। तो इसके चलते ये जो ट्रेड था स्टॉप कर दिया गया उन पश्मीना शॉल्स का, प्लस जो ट्रेडर्स इसको सेल कर रहे थे उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठ गई, ठीक है। अब ये कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन इससे आप समझ सकते हो कि साइट्स का जो रोल है वो कैसे हमारी इकोनॉमी वाली पार्ट में भी अफेक्ट करता है। एंड अपेरेंटली जो ट्रेडर्स थे उनका ये कहना था कि दिस इज बिकॉज जो कस्टम्स है उनके पास शायद प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जो डिफरेंशिएट करे शहतूश डियर को और जो पश्मीना वूल के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी न्यूज में था, ठीक है, हिंदू में पूरा आर्टिकल था इसके बारे में, सो दैट्स व्हाई आई शेयर दिस न्यूज। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हमने एक बॉडी के बारे में पढ़ा, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो कोई बता सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट? No, it is not a constitutional body. No. स्टैट्यूटरी है क्या सर? करेक्ट, स्टैट्यूटरी है। कौन से एक्ट के अंदर बना है? Wildlife Protection Act. ये हाँ करेक्ट, WPA के अंडर बना है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसी से सिमिलर एक और मिशन WCCB ने कंडक्ट किया था, ऑपरेशन सेव कुरमा करके, जिसको साइट से अवार्ड मिला था। तो कोई बता सकता है कुरमा एक्चुअली किस स्पीशीज को हम सेव कर रहे थे यहाँ पे? टर्टल को है सर। करेक्ट। तो ये थोड़े से और एडिशनल डिटेल्स थे इसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइट्स। इंपॉर्टेंट है, तीनों कैटेगरीज देख लेना, कई बार सवाल इसमें से आ जाता है, ठीक है। इन पिछले एक साल में तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं साइट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूज इन शॉर्ट वाला पार्ट रह गया। सो फर्स्ट देखो, एनवी स्टैट्स इंडिया 2022, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज कम अप विद दिस एनवी स्टैट्स इंडिया 2022, ठीक है। तो एनवायरमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, and this basically brings together a large number of statistics bracketed in a single publication sourced from coordination of multiple public institution, ठीक है। बहुत सारे जो environment से related statistics कलेक्ट किए थे डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनको कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट है, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो उन सबसे डेटा को सोर्स करके एक पूरी कंपाइलेशन बनाया इन लोगों ने, ठीक है। तो इसमें 6 कैटेगरी है।
बेस्ड ऑन द डिवीजन इन फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। तो ये है क्या, ये फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स 2013 इज अ मल्टीपर्पज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड इन नेचर। तो ये इंक्लूड क्या करता है या इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस इन क्वालिटी, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, रेसिडुअल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एक्सट्रीम इवेंट्स एंड डिजास्टर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरमेंट हेल्थ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सब एस्पेक्ट्स है जिसको कवर करता है फॉर फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन। तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नाम से, और एन एजेंडा फॉर एक्शन इसका थीम है। सो ये बेसिकली रिपोर्ट कंपाइल और हार्मोनाइज करता है रिजल्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक्स कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, जो कि बेसिकली कोर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो है उसको इंटीग्रेट करता है क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट कंसिडरेशन के पर्सपेक्टिव से। तो इतना ही जानने लायक है, बाकी इन डेप्थ आई डोंट थिंक इसमें कुछ काम का है। ओवरऑल वैसे तो ये पूरी रिपोर्ट ही काम की नहीं है, बट देख लेना, कई बार टाइटल के नाम से ही पूछ लेता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने इससे पहले जो साइट्स वाला डिस्कस किया था, उसमें एक चीज और डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो कि कैसे वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये जो इलीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, इससे जो पैसा आता है वो इलीगल मनी है, और वो इलीगल मनी कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग के अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये वाला डायमेंशन भी ऐड कर सकते हो कि इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा है वाइल्ड लाइफ ट्रेड से। नेक्स्ट, इलीगल ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिलीज अ पेपर ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें हाईलाइट किया गया था कि कैसे जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उससे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसमें 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए गए थे बिटवीन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। तो पहला देखो, large body species storing carbon, removal of hardwood species like timber from wild stops and long duration sequestration affect soil carbon। ठीक है, तो जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड इज नॉट जस्ट अबाउट द स्पीशी एनिमल स्पीशीज, उसमें ट्रीज भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखी होगी पुष्पा वाली, तो उसमें क्या था, रेड सैंडर्स की वो लोग तस्करी कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ट्री स्पीशीज को भी काटा जाता है, और उसकी वजह से जो सिक्वेस्ट्रेशन था, सॉइल प्रोफाइल था, और फॉरेस्ट का जो एक अपने आप में एक एबिलिटी था रीजनरेट करने का, वो हैम्पर होता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम इंजीनियर्स। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल स्पीशीज जो बेसिकली एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, उनका अगर वाइप आउट कर दिया जाता है थ्रू ट्रेड, तो इससे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे पैंगोलिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पैंगोलिन्स क्या होता है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है। अगर पैंगोलिन नहीं होगा तो वो कीड़े मकोड़े इस स्केल पे बढ़ जाएंगे कि वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें एनवायरनमेंट जो एनिमल स्पीशीज होती है वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, स्पीशीज विद यूनिक फंक्शनल ट्रेट। अगेन वही सेम पॉइंट है, बट स्पेसिफिकली ये चीज है कि कुछ स्पेशल रोल जो होता है वो हर स्पीशीज प्ले करती है, और अगर उसको आप उस रोल में से हटा दोगे तो इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलोकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सो हैबिटेट जो है वो हैविली affected by illegal wildlife trade and can geographically overlap with the sites that offer important ecosystem service including carbon stocks। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक स्पीशीज को आप बाहर निकालते हो तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम में कुछ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा था वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नेंस ओवरलैप है। ये जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है इज रिफ्लेक्शन ऑफ वीक एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, सो ये थे 5 डायमेंशंस जो कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है, और यही यूनाइटेड नेशन ऑन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने बताया। ठीक है, अभी ये जो बॉडी है नाम से पता लग रहा है इलिसिट ड्रग्स और ट्रांसनेशनल क्राइम जो है उसको रोकने में काम करता है। ठीक है, कूल करिए।
State of the Climate in Asia 2021 रिपोर्ट पब्लिश बाय वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ इसके साथ है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. So this is the second report in the series. Key highlights are due to extreme weather events like floods and droughts, the economic losses we have incurred amount to more than $35 billion in 2021. इंडिया के केस में सिर्फ स्टॉर्म्स का इकोनॉमिक लॉस $4.4 बिलियन है और एडिशनल फ्लडिंग का $3.2 बिलियन. फ्लडिंग has by far greatest impact in terms of human fatalities and economic damages. और जो भी इकोनॉमिक लॉस है और ह्यूमन फेटिलिटीज है इसमें इंडिया सेकेंड रैंक पे है आफ्टर चाइना. 2021 में हमने बहुत सारे साइक्लोनिक इवेंट्स देखे हैं जैसे तौकते, यास और बहुत सारे हैं. तो इनका रीजन क्या था? मेन रीजन था अरेबियन सी हम इंडिया के वेस्ट में और फिर ईस्ट में कुरोशियो करंट के रैपिड वार्मिंग. कुरोशियो करंट कोई बता सकता है किस टाइप का करंट है? कोल्ड, नो, वार्म करंट. यस, वार्म करंट. नेक्स्ट है प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट. ये भी WMO रिलीज करती है. तो ये दो जो रिपोर्ट है हमें पता है IPCC का क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट आता है तो ये उनको कॉम्प्लीमेंट करती है. IPCC खुद कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करता है या कोई साइंटिफिक वर्क नहीं करता है. वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट निकालता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है दोनों ही रिपोर्ट. ठीक है. प्रोविजनल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट अप्रैल इस साल 2023 में आएगी. ठीक है. की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? तो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ GHG ये हमने पहले भी देखा है कि मीथेन का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है 262%. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 149% और नाइट्रस ऑक्साइड है 124%. और ये इंक्रीज हम कब से कंपेयर कर रहे हैं? तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करें. ठीक है. इंक्रीजिंग एमिशंस ऑफ CO2 एंड GHG कॉज अ पॉजिटिव रेडिएटिव इम्बैलेंस एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर. पॉजिटिव रेडिएटिव इम्बैलेंस क्या है? तो हीट बजट हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि अर्थ रिसीव्स सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एंड गिव्स बैक हीट इनटू स्पेस बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव. तो इंसोलेशन है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में मिलता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हो रहा है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है. एंड थ्रू दिस हीट इनफ्लो एंड आउटफ्लो द अर्थ मेंटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये हीट बजट होता है. अब इसमें इम्बैलेंस क्या होगा? तो पॉजिटिव रेडिएटिव इम्बैलेंस की बात करते हैं. जैसे पॉजिटिव रेडिएटिव इम्बैलेंस में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो कम होगा और इंसोलेशन ज्यादा होगा. इससे हीट एटमॉस्फेयर में ही, अर्थ एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होगी और इससे वार्मिंग बढ़ेगी. तो यही है. एंड ड्यू टू इंक्रीज एमिशन ऑफ CO2 एंड अदर GHG गैसेस इट विल लीड टू accumulation ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन अर्थ सिस्टम दैट इज ड्राइविंग ग्लोबल वार्मिंग. ठीक. दूसरा है ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर. तो ऑब्जर्वेशन कहता है लास्ट 8 years आर लाइकली टू बी द 8 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड. फिर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से देखे तो ये 1.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. नेक्स्ट है ओशियन हीट कंटेंट. तो 55% ऑफ ओशन सरफेस एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट वन मरीन हीट वेव्स ड्यूरिंग 2022. ओशन स्टोर अराउंड 90% of the accumulated heat from human emissions of greenhouse gases. ओशन हीट कंटेंट हमें पता है ओशन सरफेस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साइक्लोनिक इवेंट बढ़ जाएंगे और इससे जो फ्लैश फ्लड्स है, स्टॉर्म्स है, सुनामीज है, इनके अकेरेंस बढ़ जाएंगे और इससे जितने भी इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और ह्यूमन फेटिलिटीज बढ़ेंगी वो तो होंगी. नेक्स्ट है सी आइस एक्सटेंट. Greenland ice sheet ended with negative total mass balance for 26th year in a row. तो ये ग्रीनलैंड आइस शीट 2 दिन पहले सर ने टिपिंग पॉइंट के बारे में बताया था. तो ग्रीनलैंड भी एक टिपिंग पॉइंट में आता है जिसमें से अगर उस इकोसिस्टम में अगर कोई लॉस हुआ तो वो इरिकवर लॉस कहलाता है. तो ये टिपिंग पॉइंट के बारे में हमने देखा था. अब देखते हैं मास बैलेंस ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट क्या होता है.
तो ये नेट डिफरेंस बिटवीन आइस गेन्स थ्रू स्नोफॉल एंड आइस लॉसेस थ्रू मेल्टिंग ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो जो नेट डिफरेंस हो रहा है आइस गेन्स में या फिर और लॉसेस, नेट डिफरेंस हो रहा है आइस गेन्स और आइस लॉस में, वो है मास बैलेंस। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, मतलब मेल्टिंग ज्यादा हो रही है। मेल्टिंग ज्यादा हो रही है तो वाटर सी लेवल राइज बढ़ रहा है और इससे होने वाले प्रॉब्लम्स हमें पता है। रिकमेंडेशंस में क्या है? तो अडेप्टेशन मेजर्स लाइक मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग्स टू मेक देम मोर एनर्जी एफिशिएंट या अडॉप्टिंग रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एटसेट्रा। नेक्स्ट है ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट। तो ये एक रिलीज करता है फ्यूचर अर्थ और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, और ये साइंटिफिक वर्क है टू ट्रैक कार्बन एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, किसके पार्टनरशिप से हुआ था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर देखना है तो एक बार देख लेना। हाँ, इट एम्स टू डेवलप कंप्लीट पिक्चर ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल हमें पता है, ठीक है, कि हाइलाइट्स इम्पोर्टेंट नहीं है तो देख भी सकते हैं। बस ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है और प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ये 51% ज्यादा है, बस यही सारे। सो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, इस पोर्टल को हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया, वो है RK सिंह। सो ही लॉन्च दिस पोर्टल। इस पोर्टल की हेल्प से कंज्यूमर्स ग्रीन पावर को इजीली एक्सेस कर पाएंगे और उनको एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर देखने को मिलेगा। कोई भी कंज्यूमर जो कनेक्टेड है लोड ऑफ 100 किलोवाट या उससे ऊपर, उसको रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी थ्रू ओपन एक्सेस फ्रॉम एनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग प्लांट। ओपन एक्सेस का यहाँ पर मतलब है कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जब वो एक्सेस करना चाहेगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी भी एलिजिबल कंज्यूमर या जनरेटर को एट दीज डिस्काउंट्स। हिमालयन याक, तो हिमालयन याक को हम हिमालयन काउ के नाम से भी जानते हैं और इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा FSSAI है, उन्होंने इसको फूड एनिमल की कैटेगरी में एक्सेप्ट किया है। फूड एनिमल से यहाँ पर मतलब है कि इसके फूड प्रोडक्शन या कंजम्पशन, जैसे इसका मिल्क या फिर जैसे कि हाँ यहाँ पे लिखा है इनको मिल्क या फिर मीट, इन सब की फील्ड में यू कैन यूज दिस एनिमल। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, हैबिटेट हिमालयन रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दैट इज व्हाई हिमालयन याक इज द नेम। थ्रेट्स क्या है इनके? हैबिटेट लॉस, जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो एस्कोफ्लिनैक एक तरह की पेन किलर होती है जो हम एनिमल्स को देते हैं। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐसा डिमांड किया है कि इस एस्क्लोफिनैक को बैन कर दिया जाए कैटल के यूज के लिए, क्योंकि स्टडी में ये पाया गया है कि एस्क्लोफिनैक मेटाबोलाइज होकर डाइक्लोफिनैक में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो बफलोज और जो काउज हैं उनमें वल्चर पॉपुलेशन, जैसा कि हम लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा कि देयर वाज अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो वही सेम चीज अभी हमें काउज एंड बफलोज में भी देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाई इंडियन वेटनरी रिसर्च हैव डिमांडेड दैट एस्क्लोफिनैक शुड बी बैंड। नेक्स्ट फूजीवारा इफेक्ट। तो फूजीवारा इफेक्ट क्या होता है? जब दो साइक्लोन्स आपके सेम ओशन में इंटरैक्ट करते हैं आपस में और वो लार्जर बिगर स्टॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, उसको फूजीवारा इफेक्ट कहते हैं। तो रिसेंटली हिनामोर और गार्डो साइक्लोन, जो कि आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ओरिजिनेट हुआ था, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ दैट दे बोथ इंटरैक्टेड दीज टू साइक्लोन्स और वो बिगर स्टॉर्म का रूप ले लिया एंड इसकी वजह से चेंजेस इन ट्रैक एंड इंटेंसिटी ऑफ ईदर और बोथ सिस्टम हैपेंड। So this is what Fujiwara effect is. Drought monitoring tool.
तो साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है कि हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जो कि एड्रेस करेगा एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल चैलेंज टू ड्रॉट मैनेजमेंट, प्रोवाइड करेगा एक फ्रेमवर्क ताकि हम एक प्रोएक्टिव मेजर ले सकें इन रिड्यूसिंग ड्रॉट अलोंग दीज साउथ एशियन नेशंस। ये एक न्यू सैटेलाइट बेस्ड ड्रॉट मॉनिटरिंग टूल है जिसमें कि ड्रॉट की प्रेजेंस को ये इंडिकेट करेगा, किस तरह की लेवल है सिवियरिटी ड्रॉट में, वो भी ये इंडिकेट करेगा। डेटा फ्रॉम द ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इज अवेलेबल एट योर ग्रिड लेवल और तालुक लेवल तक भी अवेलेबल है ये सारा डेटा, और इससे फार्मर्स को काफी हेल्प मिलेगा। ड्रॉट टॉलरेंट सीड्स डेवलप करेंगे वो, सप्लीमेंट्री इरिगेशन को दे विल बी लाइक अरेंजिंग इट इफ दे आर अवेयर कि क्या सिवियरिटी है ड्रॉट की, एंड अप्लाई पोटेशियम नाइट्रेट जो कि हेल्प करता है सीडलिंग्स को और बेहतर प्रोड्यूस करने में ड्राई कंडीशंस में। दिस विल अलाउ साउथ एशियन कंट्रीज टू प्लान फॉर अ कॉमन स्ट्रेटेजी इन दिस रीजन। साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं तो इसको 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। ये वीकली मैप जनरेट करता है ड्रॉट कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हुए, that is produced and maintained at the International Water Management Institute. वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक इंटरनेशनल रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटीज के हेल्प से काम करता है। थ्रू दिस SADMS वेबसाइट आपका इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा वाइड एरे ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन garnered primarily from the freely available satellite imagery। तो ये जो सिस्टम है इसको अभी तक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड भूटान में टेस्ट किया जा चुका है। चाइना ने रिसेंटली पेरिनियल राइस वेराइटी का डेवलपमेंट किया, पेरिनियल विच मीन्स विच लास्ट लॉन्गर। तो इस राइस की खास बात ये होगी कि आप इसको एक बार बो दोगे और फिर ये 4 से 5 सालों तक लगातार फर्दर इसको मतलब सो नहीं करना पड़ेगा, ये ग्रो होता रहेगा। इसकी यील्ड जो है 8 कंसेक्यूटिव हार्वेस्ट तक पॉसिबल होगी। तो इस पेरिनियल राइस वैरायटी के बेनिफिट्स देखते हैं। इससे आपका कॉस्ट इनपुट रिड्यूस हो जाएगा, लेस लेबर की जरूरत पड़ेगी और रिमार्केबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे क्योंकि अब आपको इरिगेशन वगैरह के लिए ज्यादा पानी वगैरह का यूज करना अब नहीं होगा, तो वाटर वेस्टेज भी आप नहीं कर रहे हो। क्लाइमेट चेंज को भी ये काउंटर करेगा। फूड सिक्योरिटी, रूरल इनकम में क्या कंसर्न्स होंगे है तो बढ़िया, पर कंसर्न्स भी है इसमें। तो 1 और 2 मोर हर्बिसाइड ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। रेगुलर राइस में जैसे कि हम एक ही बार यूज कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं तो काम चल जाता है, बट इस पेरिनियल राइस में हमको हर्बिसाइड्स का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। पहले इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा एक सिस्टम लॉन्च किया था, हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस। तो वो डायरेक्टली सॉइल में सो कर दिया जाता था जिसकी वजह से आपके जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट होते थे कटिंग का या वाटर का, वो सब रिड्यूस होता था। राइस कल्टीवेशन, इंडिया राइस हमको पता ही है कि एक खारिफ क्रॉप है और इंडिया में सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। तो चाइना बीइंग द फर्स्ट वन इन राइस प्रोडक्शन। राइस की जो टेम्परेचर है ग्रो करने के लिए वो 21 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई ह्यूमिडिटी, प्रोलॉन्ग सनशाइन, क्योंकि खारिफ क्रॉप है। तो सॉइल्स विद गुड, तो अलूवियल सॉइल जैसे कि जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा बेहतर होती है, उसी सॉइल में हम राइस को कल्टीवेट करते हैं। ये मैप देख लें आप, मेजर एरियाज वेयर राइस इज ग्रोन। So with this we come to an end of environment section of November magazine. Thank you so much. ऑलराइट, मुबारक हो आप सब लोगों को, एनवायरनमेंट पार्ट खत्म हो गया।